हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, और इसी की तरह आपके पास अगर कोई सुझाव है, कोई आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम साप्ताहिक यानी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा जो फोकस रहता है वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर रहता है, जो उपयोगी है हमारा एमपीपीएससी के लिए, एमपीएसआई के लिए, जेल प्रहरी के लिए, कांस्टेबल के लिए, पटवारी के लिए और राज्य स्तर के कई एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम 1 जून से 7 जून के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहली खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 3,300 हितग्राहियों को 72 करोड़ 66 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजी। इसी के साथ उन्होंने हितग्राहियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की। तो आइए एक नज़र हम डाल दें कि आखिर ये मुख्यमंत्री संबल योजना है क्या। मुख्यमंत्री संबल योजना जो है, इस योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2018 को हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य जो है वो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। अब ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कौन है? तो असंगठित क्षेत्र का मतलब यहाँ पे है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज ना हो। जैसे कि है कोई मजदूर है भाई, किसी के यहाँ लेबर एज अ लेबर वो काम कर रहा है, मजदूर की तरह काम कर रहा है किसी ठेकेदार के यहाँ, तो भाई जिस दिन वो काम करता है उस दिन के उसको पैसे मिलते हैं, और फिर जिस दिन उसको काम नहीं करता है तो उस दिन के उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ना ही उसको कोई सैलरी मिलने वाली है महीने की, और ना ही कोई उसको पेंशन स्कीम मिलेगी। या अगर मान लीजिए उसके साथ कोई हादसा हो जाता है या भाई वो बीमार पड़ जाता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि भाई उस दिन कोई स्कीम के तहत उसको कुछ पैसा मिल जाएगा या कुछ मिलेगा। तो ऐसे असंगठित क्षेत्र, जैसे कि भाई आपके यहाँ कोई जो सड़क किनारे आपका गुमठी लगा के, छोटी छोटी दुकानें लगा के व्यापार करने वाले व्यापारी हो गए, या फल विक्रेता हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, छोटे मोटे दुकानदार हो गए जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हों, या हमारे मजदूर और श्रमिक वर्ग तो इसमें आता ही आता है। तो ऐसे सारे लोग इस योजना के तहत गिने जाते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर ये क्या है योजना। तो इस योजना के अंतर्गत भी कई सारी छोटी छोटी योजनाएं हैं। जैसे पहली हम योजना की बात करें तो जैसे है सरल बिजली बिल योजना, अनुग्रह सहायता योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क चिकित्सा योजना, प्रसूति सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, उपकरण अनुदान योजना। आइए हम इन योजनाओं को भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर इनके अंतर्गत क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं। तो जैसे पहली है हमारी सरल बिजली बिल योजना। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो मजदूर वर्ग को 200 रुपये प्रति माह पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसे सौभाग्य योजना की तरह लागू किया गया है। इस योजना को 1 जुलाई 2018 से 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है वो है अनुग्रह सहायता योजना। इस योजना के तहत अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए, स्थायी रूप से अपंगता आ जाए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और बंदा स्थायी रूप से हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए। उसके बाद आंशिक रूप से अपंगता, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और आपका बंदा जो है उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, इसके तहत वो काम नहीं कर पा रहा है अपना मजदूरी के लिए या कहीं जा नहीं पा रहा है, तो उससे भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगली जो योजना है वो है शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या किया जाता है, जो संबल योजना के हितग्राही हैं उनके बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना को विक्रमादित्य निःशुल्क योजना के स्थान पर लाया गया है। इसके बाद जो योजना है वो है निःशुल्क चिकित्सा योजना। इस योजना में संबल परिवार के हितग्राही पंजीकृत परिवार को 2 लाख का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। अगली जो योजना है वो है प्रसूति सहायता योजना। इस योजना में गर्भवती महिला को अंतिम 3 माह में 4,000 रुपये तथा प्रसव के बाद 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद जो अगली योजना है वह है अंत्येष्टि सहायता योजना। इस योजना में संबल के तहत जो पंजीकृत श्रमिक हैं उसकी मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए, यानी कि अंतिम संस्कार वगैरह जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए उसके परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद जो है वो है उपकरण अनुदान योजना। इस योजना में जो पंजीकृत श्रमिक है वो किसी बैंक से या किसी व्यवसाय करने के लिए, किसी व्यापार करने के लिए उपकरण लेने के लिए कोई लोन लेता है, तो उस लोन या उस ऋण को पर सरकार उसे 10,000 से
5,000 या 5,000 से 10,000 तक का अनुदान देती है। ठीक है, तो ये थी संबल योजना। ठीक है, इस संबल योजना को कमलनाथ सरकार ने बंद करवा दिया था जब कमलनाथ सरकार कांग्रेस जीत के आई थी। फिर उसके बाद राजनीतिक उथल-पुथल हुई, आप सभी को पता है, हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस योजना को फिर से शुरू किया। तो इस संबल योजना को जब फिर से शुरू किया गया तो इसके साथ इसे शुरू किया गया फिर से 5 मई 2020 को। तो इसके साथ जब इसको फिर से शुरू किया गया तो एक और योजना जोड़ी गई जो है सुपर 500 योजना। अब इस योजना में क्या है, इस योजना के तहत संबल परिवार के 5,000 बच्चे कौन सी क्लास से, 12वीं से, मतलब 12वीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो 5,000 बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे जो सबसे ज़्यादा अधिक अंक लेके आएंगे, यानी कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बीच के वो बच्चे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अंक लेके आएंगे, ऐसे कितने बच्चे, 5,000 बच्चे, टोटल 5,000 बच्चों को सरकार क्या करेगी, 30,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप देगी। ठीक है, इसी के साथ ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उन्हें भी 50,000 तक की स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली एक जो न्यूज़ है या खबर है वो है उच्च शिक्षा विभाग से। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री की जो परीक्षाएं हैं वो 29 जून से 31 जुलाई के बीच ऑफलाइन यानी कि लिखित रूप से की जाएगी या होगी। अगली जो न्यूज़ है उस पर हम उसे देखते हैं। अगली जो खबर है वो है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मृत्युओं को कम करने के लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था बनाने पर काम किया जाएगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना से जुड़ी हुई है जो है ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना। ये देखते हैं इसके बारे में। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को शुरू किया था। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके आधार पर संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी। ये जो पूरा डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ये तैयार करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग। ये सारे विभाग मिलकर इसको तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में इस योजना को 3 वर्षों के चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहला जो वर्ष है उसमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों को इस योजना में शामिल करने की योजना है। उसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष में जो शेष बचे 43 जिले हैं उनमें इस योजना को लाया जाएगा। पहले वर्ष में हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो पहले वर्ष में हम देखें तो पहले वर्ष में जो जिले हैं वो हैं मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी। आइए इन जिलों को एक बार हम मध्य प्रदेश के मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा मुरैना, ठीक है, फिर उसके बाद शिवपुरी, विदिशा, सागर, शहडोल, डिंडोरी, भोपाल, सीहोर, हरदा और खरगांव। ठीक है, मैं ये मैप वगैरह आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एग्जाम वगैरह में आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि एक्चुअली कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के अगर हम मुख्य लक्ष्य की बात करें तो इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो है ग्रामीण संपत्तियों का अभिलेख तैयार करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो संपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उसे कागज में दर्ज करना और उन संपत्तियों के मालिकों को उनकी संपत्ति का दस्तावेज देना। ठीक, इस योजना के तहत जो खर्च आने वाला है, जो लागत आने वाली है, हालांकि ये कहीं आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि जो इस योजना के तहत जो लागत आने वाली है वो वर्ष 2020 से 21 के बीच में लगभग 17 करोड़ हम खर्चा करेंगे, 17 करोड़ 85 लाख। 21-22 में हम 40 करोड़ 6 लाख रुपए खर्चा करेंगे और 22-23 के लिए 70 करोड़ 6 लाख रुपए इसमें खर्चा होगा। अब इस योजना के लाभ देख लेते हैं, इस योजना से जो लाभ होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और कि ये जो पूरा जो पैसा होगा, ये जो पूरी जो राशि होगी, वो राशि केंद्र सरकार सीधे किसको दे देगी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दे देगी। और फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो अपना हिसाब से भाई पंचायतों को और राजस्व विभागों को और जैसे जैसे उसको लगेगा वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा। तो अब देखते हैं कि आखिर इस योजना के लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा लाभ होगा कि लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अब जो लोग उनकी संपत्ति का दस्तावेज जब उनको मिल जाएगा तो उस संपत्ति के आधार पर वो बैंक में रखकर लोन ले सकते हैं। ठीक है, अपनी संपत्ति को आसानी से बेच सकते हैं, उसका हस्तांतरण किया जा सकता है आसानी से। उसी के साथ जो बंटवारा या विभाजन वगैरह होता है, संपत्ति बांटी जाती है, तो उन सब चीज़ों में एक सरलीकरण होगा, यानी आसानी से ये किया जाएगा। तो ये थी ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना। आइए अब देखते हैं अगली खबर।
अगली जो खबर है वो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इस योजना के तहत अभी 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी यानी 1.5 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ दिया गया। अगर मैं इस योजना की बात करूं तो इस योजना को जो शुरू किया गया था वो शुरू किया था 20 अगस्त 2017 को इसको शुरू किया गया था। अब क्या है ये योजना क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। ये जो योजना है ये इसके तहत क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं उनको IIT, IIM, IIITM, IISER जैसे जो बड़े संस्थान हैं उनमें अध्ययन के लिए भेजा जाता है और उनकी जो फीस वगैरह होती है उसमें जो सरकार है उनकी फीस वगैरह भरती है या एक छात्रवृत्ति देती है उनको। ठीक है, तो आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली जो खबर है वो है हमारे गेहूं उपार्जन से। तो मध्य प्रदेश ने इस बार गेहूं का जो रिकॉर्ड उपार्जन हुआ है, रिकॉर्ड फसल हुई है इस बार गेहूं की, और इसी के साथ जो हमारा जो किसान पोर्टल है उसमें पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये कोरोना वगैरह का समय चल रहा है तो किसानों के सामने भी बड़ी समस्या है कि भाई अपनी फसल वगैरह कैसे बेचें। तो इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम और कई तरह के योजनाओं को और कई तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रही है कि भाई वो आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके घर बैठे भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो इसलिए इस बार देखेंगे तो करीब पिछले 5 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन ने। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है तेंदुपत्ता संग्राहकों के बारे में। तेंदुपत्ता आपको पता होगा कि तेंदुपत्ता आखिर होता क्या है। जनरली जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि एक तरह के पत्ते होते हैं, एक खास किस्म के पौधे के पत्ते होते हैं जिन्हें तेंदुपत्ता कहा जाता है। और इसको बीड़ी निर्माण में, जो बीड़ी वगैरह होती है, आपने बीड़ी वगैरह देखी होगी, तो बीड़ी के ऊपर का जो लेयर होता है, जो कवर होता है एग्जैक्टली, वो तेंदुपत्ते से बना होता है और बीच में आपको तंबाकू और टैबको वगैरह भर के लोग उसको स्मोक करते हैं। तो ये एक तरह की वनोपज है अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में तेंदुपत्ता संग्रह किया जाता है। विशेषकर जंगल के पास जो लगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें इसका संग्रह बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इन क्षेत्रों में जो रहने वाले ग्रामीण हैं उनकी आमदनी का एक ये बेहतर जरिया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के वर्ष 2018 के 184 करोड़ का जो बोनस है उसका भुगतान किया। इसी के साथ जो वनों से मिलने वाली जो विभिन्न प्रकार की वनोपज हैं या विभिन्न तरह के उत्पाद जो वनों से मिलते हैं, जैसे कि आप महुआ हो गया, लाख हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, इनमें 19% से लेकर 53% तक की वृद्धि की है। इसी के साथ इस योजना को इस योजना के तहत किसी तेंदुपत्ता संग्राहक, मतलब इस तो योजना के तहत एक और योजना चलती है, मतलब तेंदुपत्ता संग्राहक योजना के तहत अगर हम बात करें तो तेंदुपत्ता संग्राहक योजना के तहत जो लाभ दिए जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों को, वो ये है कि अगर किसी तेंदुपत्ता संग्राहक की मृत्यु हो जाती है, सामान्य मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसे तो नहीं, उसके परिवार को ही देंगे, तो उसके परिवार को 10,000 रुपये का एक आर्थिक लाभ या एक आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आंशिक रूप से अपंग हो जाता है तो उसे 20,000 रुपये के लिए, पूर्ण रूप से यानी कि भाई उसका मान लीजिए हाथ पैर ही टूट गया, ऐसा टूट गया भाई अब वो अब आजीवन के लिए अपंग हो गया, तो उसे 50,000 रुपये दिया जाता है। इसी तरह किसी दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। तो ये थी तेंदुपत्ता संग्राहकों के बारे में योजना। इसी के साथ एक और योजना है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, जिसके बारे में काफ़ी एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, खासतौर से MPPSC मेंस वगैरह में पूछा जाता है ये। तो एक और योजना है, वो है एकलव्य योजना, एकलव्य शिक्षा योजना। देखिए ये जो एकलव्य शिक्षा योजना है ये होती है आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो एग्जाम वगैरह होता है उसमें आदिवासी छात्र और आदिवासी समाज के लिए से संबंधित जो क्वेश्चन अगर कोई न्यूज़ में होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या है ये योजना। तो इस योजना के तहत जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं, जो 9वीं से लेके 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं, 9वीं से लेके स्नातक तक के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें 12,000 से लेके 50,000 तक की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है। किसके तहत ये दी जाती है? आपकी एकलव्य शिक्षा योजना के तहत। आइए अब हम बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो इस हफ्ते घटी, उनके बारे में हम एक नज़र डाल देते हैं। जैसे 23 मई की कुछ खबरों के बारे में अगर हम बात करें तो पहली जो हमारे पास ये जो खबर है ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय डाक विभाग ने अभी 15 देशों के लिए जो अपनी बुकिंग है, पार्सल वाली बुकिंग की जो सेवा है उसको शुरू किया है 15 देशों के लिए बस। अभी बीच में जो कोरोना काल था उसकी वजह से काफ़ी सारी योजनाएं, खासतौर से जो विदेशों में आने जाने वाली पार्सल बुकिंग वाली जो सेवाएं थी वो बंद कर दी गई थी, उन्हें फिर से शुरू किया गया है। अगली खबर है ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक नई किट बनाई है। इस नई किट से मात्र 20 मिनट में नतीजे सामने आ जाते हैं।
इसी के साथ इसे ज़रूरतमंदों को फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। हो सकता है भविष्य में भारत में भी इस किट को लाया जाए। आगे देखते हैं हम क्या होता है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो आई है भारत सरकार ने जो विदेश में जो फंसे भारतीय प्रवासी हैं यानी कि एनआरआई, उनको कुछ विशेष शर्तों के साथ भारत आने की अनुमति दी है। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना संकट की वजह से आना जाना और काफ़ी प्रतिबंधित है, तो ऐसी स्थिति में जो एनआरआईज हैं, ठीक है, उनको कुछ विशेष शर्तों के साथ भारत आने की अनुमति दी है। इसमें जैसे कि शामिल हैं ऐसे लोग, ऐसे विदेशी बच्चे जो विदेश में जन्मे हों, ऐसे भारतीय बच्चे जो विदेश में जन्मे, फिर उसके बाद छात्र जो विदेश में पढ़ाई करने चले गए थे, स्टडी करने गए थे, और ऐसे कुछ लोग भाई जिनके परिवार में कोई विशेष आपत्ति वाली स्थिति बन गई हो, मान लीजिए कोई किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या कोई गंभीर बीमारी या कोई गंभीर समस्या आ गई हो परिवार में, तो ऐसे लोगों को भारत आने की अनुमति दी जाएगी। और ये जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, भारत विदेशों से भारतीयों को लाया जा रहा है, ठीक है, ये सब किसके तहत चल रहा है? ये सब चल रहा है हमारे वंदे भारत मिशन के तहत। आइए अब देखते हैं 25 मई की कुछ खबरें। तो 25 मई की कुछ खबरों की अगर मैं बात करूं तो जो पहली खबर आई है वो आई है CISCE और CBSE ने क्या कहा है कि जो उनकी जो परीक्षा है वो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच वो करवाएंगे। विशेष तौर से 12वीं के एग्ज़ाम की क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अगली जो खबर है वो यह है कि CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसने करीब 26,242 करोड़ का रिफंड जारी किया है। और आयकर विभाग ने कहा है कि विभाग ने वित्त मंत्री जो हमारी है श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा के बाद इस रिफंड की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो आई है हमारे पास, ये जो दी है ये है पर्यावरण मंत्रालय से, जहां पर पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है, ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पर्यावरण मंत्रालय ने जो देवी देवताओं की जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को प्रतिबंधित करने का जो निर्णय लिया था, उसे अब 1 साल के लिए टाल दिया गया है। जाहिर सी बात है कि कोरोना संकट चल रहा है, उस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो है चीन ने एक हेलीकॉप्टर यानी ड्रोन बनाया है। इसका नाम है AR-500। इसे पूरी तरह से बनाया गया है जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी निगरानी करने के लिए। तो ये देखिए पिक्चर में आप ऐसा कुछ ये दिखता है, ये हेलीकॉप्टर है, ये पूरी तरह से ड्रोन है, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति बैठता नहीं है, कोई व्यक्ति घर से बैठ के रिमोट से ये पूरा आपका ड्रोन चला लेगा। कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये पहाड़ी इलाके में जो निगरानी है उसके लिए इसको बनाया गया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, इसमें हो सकता है भविष्य में और इसको बढ़ा के इसमें हथियार वगैरह भी लगा दिए जाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ जो खबरें आ रही हैं वो 26 मई से हैं। 26 मई की जो कुछ खबरें हैं इसकी हम बात करें तो जो पहली खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है अमेरिका की नौसेना से। अमेरिका की नौसेना ने क्या किया है कि एक बहुत ही हाई एनर्जी वाली लेज़र हथियार का सफल परीक्षण किया है। अब देखिए जिस तरह से आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं, तो इनका ये शिप है, इस शिप से इन्होंने टेस्ट किया है कि हथियार, आपने लेज़र लाइट आप लोगों को सभी को पता होगी, तो एक बहुत ही हाई एनर्जी वाली लेज़र लाइट इन्होंने बनाई है। अब ये क्या करते हैं कि एक जगह बैठ के वो हाई लेज़र लाइट को जिस पे भी ऑब्जेक्ट करेंगे, जिस पे भी ये डालेंगे, तो वो इतनी हाई एनर्जी है कि उस चीज़ को ब्लास्ट कर देगा या तोड़ देगा या नष्ट कर देगा। तो खासतौर से इसे एयरक्राफ्ट जो हवा में एरोप्लेन्स वगैरह जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। अगली जो खबर आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को कहा है कि जो मेडिकल में दाखिले होते हैं, खासतौर पर जो PG कोर्स के लिए होते हैं, उनके लिए एक साझा और एकल ऑनलाइन काउंसलिंग पर विचार करने के लिए कहा है। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो आगे चलते हैं। अगली जो खबर है हमारे पास वो है 27 मई की कुछ खबरों पे हम नज़र डालते हैं। तो 27 मई को जो पहली हमारे पास जो खबर आ रही है वो है ICMR से। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने कहा है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसका रोकथाम और उसके सामुदायिक प्रसार का पता लगाने के लिए ये एक सर्वे करने वाले हैं, ठीक है। इसका नाम है सरो सर्वे। इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है, जैसे कि हमारा मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, इंदौर, जयपुर, चेन्नई और सूरत, इसमें सबसे पहले सर्वे करवाया जाएगा। इसके बाद देश के 60 और जिलों में इस सर्वे को कराया जाएगा। इस सर्वे में प्रति लाख आबादी के हिसाब से इसको स्केलिंग की जाएगी, इसका मानदंड किया जाएगा। वो कैसा रहेगा कि इसको फिर 4 अलग अलग जो जिले हैं उसको 4 स्तरों पर बांटा जाएगा, जैसे 0, निम्न, मध्यम और उच्च। तो आइए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है कि सरकार ने
अपना हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐप के बारे में, वो है कि सरकार ने जूम ऐप, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जूम ऐप, जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। सब जगह लॉकडाउन लगा है तो लोग काफ़ी सारे लोग एक साथ जुड़ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये इसके लिए काफ़ी पॉपुलर ऐप है जूम ऐप। तो इसी तरह के किसी ऐप को बनाने के लिए सरकार ने हमारी जो देश की जो 10 IT कंपनी है उनको चुना है। फिर उसको चुनने के बाद उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि वो इस टाइप के किसी ऐप का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का एक ऐप बनाएं, उसका प्रोटोटाइप बनाएं। तो इसके लिए 5-5 लाख रुपए दिए हैं। फिर उसके बाद इसमें जो सबसे बेस्ट 3 रहेंगे, ये जो सबसे अच्छे 3 कंपनियां रहेंगी, उनका चयन करके उनको 20-20 लाख रुपए देंगे कि भाई आप ये पूरा कंप्लीट ऐप हमको डेवलप करके दीजिए। फिर उस 3 में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट जो ऐप रहेगा उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये एक तरह से भाई हमारा जो आत्मनिर्भर भारत और हमारा जो मेक इन इंडिया वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके तहत ये किया जा रहा है। आइए अगली जो खबर है वो 28 मई से है। 28 मई की अगर कुछ जो खबर है उसको हम देखते हैं, वो है ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जो ट्रायल है उस पर रोक लगा दी गई है। कि वही दवा है जो मुख्य रूप से हम मलेरिया के इलाज में प्रयोग करते हैं। भारत इस दवा का एक बड़ा उत्पादक है और भारत ने अभी बीच में अमेरिका सहित कई सारे देशों को इस दवाई की सप्लाई की थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोरोना वायरस में ये दवाई काफ़ी असरकारक है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो आ रही है वित्त मंत्रालय से। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो इंस्टेंट अर्थात तत्काल पैन नंबर देने की सुविधा को लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत क्या है कि अगर आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं, तो तत्काल यानी अर्थात कि बिल्कुल इंस्टेंट आपने यहाँ अप्लाई किया, तुरंत आपका, जैसे हम कुछ जब ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाला, ठीक है, हम जैसे ही मोबाइल नंबर वगैरह कुछ डालते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, फटाक से थोड़ी देर में आपके पास एक आपका OTP वगैरह कुछ जनरेट हो जाता है। तो उस तरह से कहा गया कि आपने यहाँ पे अपने आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पैन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया और खटाक से आपके पास आपका पैन नंबर तत्काल बिल्कुल इंस्टेंट रियल टाइम में, जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको कैसे बनाया गया है, इसको पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस यानी कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी इसके तहत, और पूरी तरह से निःशुल्क यानी कि ये सबके लिए फ्री है। चलिए आइए अब देखते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है वो हांगकांग से है। हांगकांग में चीन के लाए गए नए सुरक्षा कानून के खिलाफ जो कई सारे देश हैं वो एकजुट हो गए हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इसने ये जो कानून है इसकी आलोचना की है और कहा है कि ये कानून 1984 के में जो ब्रिटेन चीन समझौता हुआ था उसका उल्लंघन करता है और इसी के साथ जो हांगकांग की स्वायत्तता है उस पर भी ये खतरा है। अब अपन देख लेते हैं कि आखिर इस पे एक थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि ये जो 1984 में ब्रिटेन और चीन के बीच जो समझौता हुआ था वो क्या था। दरअसल 1984 के पहले जो हांगकांग था वो ब्रिटेन के अधीन था। 1984 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया, लेकिन एक केयर टेकर के तौर पे, और मतलब ये एक शर्त रखी कि भाई आप इसकी देखभाल करो, इसको सपोर्ट करो, क्योंकि एक छोटा सा ये इलाका है। लेकिन इस साथ में इस बात का भी हम आपको ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि इसकी स्वायत्तता, मतलब इसकी जो स्वतंत्रता है, ये भाई ये जो जैसा करना चाहे वैसा वो कर सकता है। आप इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करोगे कि भाई यहाँ के लोग ऐसा करें या हमारे द्वारा जो लाए गए कानून हैं उनका पालन करें, या आप उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनके अपने कानून उन पर थोपे, तो ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आप अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है वो ये है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनको WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है और ये 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी इसका स्थान लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो हमें एक तरह से भारत को एक तरह से ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अवसर मिला है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारे इस समय पूरे विश्व में जो महामारी फैली है, इस स्थिति में किसी भारतीय को ये ऐसा पद मिलना, ये एक तो हमारे लिए गौरव की बात है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस वैश्विक समस्या के लिए और ऐसे स्थान पर बैठकर क्या ऐसा करते हैं कि भारत का नाम सारी दुनिया में जाना जाए। चलिए आगे चलते हैं अगली जो खबर है उसकी तरफ। अगली जो खबर है वो अंटार्कटिका से है। यहाँ पर हरे रंग के पहाड़ पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ब्रिटेन अंटार्कटिक सर्वे ने शोध किया और पाया कि ये जो हरा रंग है ये शैवाल की अधिकता की वजह से है। यानी कि हम देखें तो वहाँ पे जो पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है उस तरह से वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और शैवाल को पनपने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह और स्थान मिल रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, ये है एक बढ़िया खबर जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 44.2 यानी 44.2 TBPS टेट्राबाइट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये जो स्पीड है यानी कि इतनी तेज़ है कि आप 1000 से ज़्यादा फुल HD मूवीज़ को सिर्फ और सिर्फ
1 सेकंड से कम समय में ही डाउनलोड कर सकते हैं, इतनी तेज़ स्पीड है। और ये जो स्पीड बनाई है ये बहुत ही छोटी सी सिंगल चिप के मदद से उन्होंने बनाई है, जिसका नाम है माइक्रोकॉम्ब। तो आपके एग्ज़ाम वगैरह में ये पूछा जा सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं या बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आजकल कंप्यूटर का एक पार्ट रखा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई माइक्रोकॉम्ब क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड है वो कितनी है, या उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो ये है कि भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा जी को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। तो भाई आपसे इस टाइप की जो क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर्स है, इसमें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई आभास झा जी कौन है। तो कौन है ये एक अर्थशास्त्री है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। ये बहुत अच्छा करंट अफेयर्स के तौर पे अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना है। तो जो अगली खबर वो ये है कि मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। जो मेजर सुमन गवानी हैं, इन्होंने यूएन की जो शांति सेना है उसके साथ कई सारे देशों में काम किया है, और ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो इस अवार्ड को प्राप्त करेंगी। आगे चलते हैं। आगे एक और न्यूज़ है, वो ये है कि हैरी पॉटर, आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा और मूवीज़ भी देखी होगी। तो हैरी पॉटर की जो लेखिका हैं जेके रोलिंग, इन्होंने एक अपनी नई किताब लिखी है, उसका नाम है दी इकाबोंग। ये ऑनलाइन उन्होंने प्रकाशित की है, जो कि बिल्कुल फ्री है, और जो उनको जो भी आय प्राप्त होगी इसके माध्यम से वो इस कोरोना से लड़ने वालों को दान करेंगी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है गगनयान के बारे में। गगनयान के बारे में अगर हम बात करें तो गगनयान देश का पहला मिशन है जिसके तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यानी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसी मिशन के लिए 4 भारतीयों का चयन कर उन्हें रूस भेजा गया था, जहां पर प्रशिक्षण वो ले रहे थे। फिर कोरोना की वजह से बीच में इसे रोक दिया गया। अब रूस की अंतरिक्ष जो एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, याद रखिएगा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, इसने बताया है कि जो चारों भारतीय हैं वो अंतरिक्ष यात्री जो हैं उनका परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह करके उन्होंने बताया है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और उनका जो प्रशिक्षण है वो फिर से शुरू किया जा रहा है। आगे चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। यह कॉमनवेल्थ की तरफ से है। जो कॉमनवेल्थ की महासचिव हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भारत के जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसकी सफलता की बहुत तारीफ की। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत ने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम लोगों के जीवन में जो सुधार लाया है, जो गरीब हैं लाया है, वो जो गरीब और विकसित देशों के लिए एक ये आशा की किरण है। देखते हैं और क्या कह रही हैं, वो किस माध्यम से कह रही हैं। देखिए, भारत में जो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसके द्वारा भारत सरकार ने जो दी जाने वाली बहुत सारी योजनाओं और कार्यक्रमों को ऑनलाइन किया। अब योजना का लाभ लेने के लिए या किसी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, या किसी पोर्टल के माध्यम से या किसी ऑनलाइन वाले के माध्यम से जाके आप ये रजिस्ट्रेशन करवा के उस योजना से जुड़ सकते थे, या जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है वो आप ले सकते थे। और एक इसका लाभ ये देखें तो पहले जैसे कि हम अगर बात करें तो भाई जैसे राशन कार्ड पुरानी व्यवस्था हुआ करती थी, भाई राशन कार्ड लेके जाना पड़ता था, फिर वो आपका कार्ड मैच करेगा और सारी चीज़ें, और फिर आपके कार्ड में एंट्री करेगा। अब देखें, आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारे डिजिटल उपकरण आ गए हैं राशन दुकानों में। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई आप गए, आपके पास मान लीजिए राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आपने सिंपल अपना अंगूठा लगाया और फिर वो अंगूठा लगा के आपने अपना राशन ले लिया। तो इस तरह से काफ़ी सारी और भी कई सारी योजनाएं हैं जिनका डिजिटल होने की वजह से काफ़ी जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी सारी सुविधाएं हो रही हैं। तो इन तरह की जो योजनाएं हैं, जो डिजिटल क्रांति की वजह से जो गरीबों को और आम लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उसकी इन्होंने बहुत प्रशंसा की है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में जैसे कि बहुत सारी योजनाएं, जैसे जैसे एक और उदाहरण देते हैं भाई, जैसे मान लीजिए एक राशन कार्ड की जो योजना चल रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो उसमें होगा क्या कि भाई आज मान लीजिए मैं किसी एक शहर में, मान लीजिए मैं अभी भोपाल में हूँ, अब भोपाल में मैं राशन कार्ड, मेरा भोपाल में राशन कार्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं भोपाल से मान लीजिए मैं दिल्ली चला गया, ठीक है, मुझे वहाँ दिल्ली से भी राशन कार्ड दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ से भी मैं राशन ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब डिजिटल होने के साथ साथ सारी चीज़ें ग्लोबली एक दूसरे से जुड़ भी रही हैं। तो इस सारी टेक्नोलॉजी का पैट्रिशिया जी ने जो है बहुत तारीफ़ की भारत की इस सब चीज़ों के लिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भारत ने ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो बहुत ही कम दामों पे यूज़ की है, यानी कि बहुत ही सस्ते में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके बहुत ही कम दामों में इसका उपयोग करके सारे आम लोगों को ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा है और उन तक इसको पहुंचाया है। तो ये जो हमारे और जो दूसरे गरीब देश है कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए, या विश्व के जितने और भी जो देश हैं जो विकासशील हैं या कम विकासशील हैं या गरीब देश जिनको हम कह सकते हैं, तो
इनके लिए आशा की करना है और इनके लिए ये सारी चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी बातें। आइए चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है रशिया से कि ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21 से 23 जुलाई के मध्य में एक बैठक होने वाली थी रूस में, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो होने वाली थी, उसको कोरोना संकट की वजह से स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम देखते हैं। तो अगली खबर जो है वो है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने वाला है जिसमें एक स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है। ये कंपनी एक अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रही है जिसके तहत अंतरिक्ष पर्यटन, यानी कि भाई आज मुझे अंतरिक्ष में जाना है या अंतरिक्ष की सैर करनी है, ठीक है, स्पेस में अगर मैं जाना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं इस कंपनी को दूंगा और ये मुझे भाई बिल्कुल जैसे एस्ट्रोनॉट्स और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है, जैसे इसरो भेजता है या माफ़ कीजिए इसरो भेजता है या नासा, इसरो भेजेगा, अभी तो भेजा नहीं है, ठीक है, तो या जैसे नासा भेजता है या और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां देशों की भेजती है, तो इस तरह से ये मुझे भेज सकता है। मुझे मतलब कोई विशेष या सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, मैं इस कंपनी के पास जाऊँगा और उसको पैसा दूंगा और ये मुझे अंतरिक्ष में भेज देगी। तो ये ऐसा पर्यटन वाला कार्यक्रम ये शुरू करने वाले थे। तो अभी हालांकि इसको अभी मौसम की गड़बड़ी की वजह से इस कार्यक्रम को रोक दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि मौसम खुले और फिर हमें कुछ नए या पहले अंतरिक्ष पर्यटक हमें मिल जाएं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे 1 जून की, जो 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और क्या है ये। तो अगर हम विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो 1 जून को संयुक्त राष्ट्र संगठन के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। फिर अगर विश्व दुग्ध दिवस की बात कर रहे हैं तो हमें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी के बारे में भी पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसे 2014 से मनाया जाना शुरू किया गया। इसे मनाया जाता है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में। अब थोड़ा सा हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करें तो इन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इसके बाद 1965 में पद्मश्री मिला, 1966 में पद्म विभूषण मिला। उसके बाद 1989 में माफ़ कीजिएगा 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला और 1999 में पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया। आइए हम एक नज़र डालते हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादन का जो महत्व है कि क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम बात करें भारत में जो दुग्ध उत्पादन है, तो भारत में लगभग 7 करोड़ परिवार में से प्रत्येक 2 ग्रामीण घरों में एक डेयरी उद्योग से जुड़ा ही होता है। अगर हम 7 करोड़ परिवार जो अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसमें से 2 में से 1 तो आपको डेयरी उद्योग से जुड़ा मिलेगा ही। आगे हम बात करें तो देश का जो 70% दूध की आपूर्ति होती है वो छोटे सीमांत या भूमिहीन जो किसान हैं उनसे होती है। यानी कि जो छोटे किसान हो गए या ऐसे भूमिहीन किसान हो गए या छोटे रूप में जो दुग्ध उत्पादन या डेयरी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, उनसे जो 70% है वो वहाँ से ही आता है। जनरली आपने भी देखा होगा या आप अगर आपके शहर में भी आप देखेंगे तो भाई आपके यहाँ जो दूध वगैरह आता है वो भाई जनरली किसी परिवार से या कहीं से भाई जहाँ पे 2-4 उन्हें गाय या भैंस अपने यहाँ पाल के रखी हुई है और फिर वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोफेशनल या एकदम हाई क्वालिटी लेवल पे ऐसा कोई बड़ा दुग्ध उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो कृषि और डेयरी फार्मिंग के बीच अगर हम देखें तो परस्पर आत्मनिर्भरता वाला संबंध है। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि गांव में जो खेती किसानी करते हैं वो साथ में पशुपालन भी करते हैं, या ज़्यादातर ग्रामीण लोग में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पशुपालन या गाय भैंस कम से कम एक आध गाय वगैरह पाल लेते हैं। ठीक है, जनरली उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम इसका व्यवसाय करें। जनरली उनका उद्देश्य होता है कि भाई घर में ही उसका मतलब घर में एक तो शुभ माना जाता है गाय वगैरह पालना, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई घर जो दूध की घर में जो नीड है, भाई घर में जो घी लगना है या दूध लगना है वो हमको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जो बच जाता है एक्स्ट्रा अगर बच जाता है तो ही वो बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो होता क्या है कि जो किसान वगैरह जो होते हैं वो इसलिए जनरली ज़्यादातर पाल लेते हैं कि भाई जो खेती किसानी करने के बाद जो फसलों का अवशिष्ट बच गया या फसलों का शेष बच गया, जो फसल काटने के बाद जो चीज़ बच गई, वो जानवरों को उनको चारे के तौर पे वो उनको खिला देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो 3 वर्ष हैं, आने वाले जो 3 वर्ष में जो भारत में जो दूध का उत्पादन है वो 3 गुना हो जाएगा। फिर ये जो पूरा डेयरी प्रोडक्शन और ये सारी जो चीज़ें चलती है, इस सब चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए या डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB इसको सरकार ने बनाया था। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एक चर्चा करेंगे तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा, फिर कभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये थी हमारी दूध उत्पादन और दूध के विकास की बातें।
और दूध दिवस की बात है। तो आइए चलते हैं अब हमारी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जो है वो है एक खबर नहीं, एक तरह से एक पूरा आर्टिकल है, एक लेख है, ठीक है। इस लेख को लिखा है श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने, जो एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के अपर सचिव रह चुके हैं। तो देखते हैं कि इस लेख में वो क्या कह रहे हैं। ये श्रम सुधार और श्रमिक कानूनों के बारे में इसमें बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। तो आइए देखते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के हितों में संतुलन के मुद्दे पर एक बहुत बढ़िया लेख लिखा है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओम प्रकाश जी हैं वो कहते हैं कि पूरे भारत में जो कोरोना काल और कई कारणों से एक तरह से आर्थिक मंदी आई हुई है, ठीक है। इस कारण से और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने के लिए या उसको बूस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों का एक बड़ा अभियान शुरू किया, ठीक है। कई सारे श्रम सुधार किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे कि आपको पता है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ठीक है, कई सारी चीज़ें। अब इसी की तरह अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कई श्रम सुधार किए। हालांकि जो अभी घोषणाएं हुई उनके पहले ही जो प्रदेश सरकार है उसने केंद्र सरकार के 13 और राज्य सरकार के 14 कानूनों में 32 संशोधन कर चुकी है। इसी के साथ एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 30 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी ला चुकी है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जो अभी श्रम सुधार किए उनको लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया कि भाई ये जो अब उनका ये कहना था कि ये जो आप श्रम सुधार कर रहे हैं, वैसे ही ऊपर से एक तो मजदूरों पे कोरोना की मार है, ऊपर से सरकार जो नए नए श्रम सुधार कर रही है उसे लाकर एक तरह से आप श्रमिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और जो उद्योग मालिक हैं या फैक्ट्री के मालिक हो गए हैं, ठीक है ना, उनके हाथों में आप एक ऐसा साधन दे रहे हैं जिससे वो उन मजदूरों का, उन श्रमिकों का शोषण कर सकते हैं। खैर, ये विवाद है, इसमें हम नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं कि राइटर और क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या श्रम सुधार किए, ठीक है। मध्य प्रदेश ने अभी जो श्रम सुधार किए, तो पहला था कि जैसे मध्य प्रदेश ने निश्चित समय के लिए रोजगार देने का प्रावधान किया कि भाई आपको इतने समय का देना ही है, ऐसा नहीं कि भाई आज रखा और कल निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए स्वप्रमाण का प्रावधान किया कि भाई आप सेल्फ अटेस्टेड या करके ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया, यानी कि एक ही जगह से आपको सारे क्लियरेंस यानी कि सारे जो चीज़ें हैं वो मिल जाएं। जैसे कि मिल जाए मतलब ये नहीं है कि भाई आप एक विभाग में गए और बोला कि भाई ये प्रमाण पत्र लाओ, फिर उस प्रमाण पत्र को लेने के लिए आप दूसरे विभाग में जा रहे हैं, दूसरा विभाग बोलेगा नहीं यहाँ से पहले अटेस्टेड करवा के लाओ या इससे अधिकारी से या इस विभाग से ये लिखवा के लाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक ही जगह पे एक सिंगल विंडो पे आप जाएंगे, एक ही स्पॉट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको आपने बताया कि भाई हमें जैसे मान लीजिए आप उद्योग डाल रहे हैं तो भाई हमें पर्यावरण क्लियरेंस चाहिए उद्योग चलाने के लिए, भाई हमें जो भाई हमें श्रमिक रखते हैं तो श्रमिक के लिए क्या क्या हमको जो भी लाइसेंस या जो भी हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने हैं, ठीक है, तो सारे हमारे एक ही जगह पे हो जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं और क्या क्या सुधार चेंजेस या सुधार किए श्रम कानूनों में से प्रदेश सरकार ने। तो अब जो ठेकेदार हैं उन पर जो ठेका श्रम अधिनियम है वो तभी लागू होगा जब उनके पास 50 से ज़्यादा श्रमिक होंगे। पहले क्या था कि पहले जो ठेकेदार थे जिनके पास 20 से ज़्यादा श्रमिक होते थे उन पर भी ये ठेका श्रम अधिनियम लागू होता था। आगे की हम बात करें तो जो लाइसेंसों का नवीनीकरण है, यानी कि रिन्यू करने का जो सिस्टम है, लाइसेंस जो भी आप लाइसेंस ले रहे हैं उद्योग चलाने के लिए या बिजनेस करने के लिए या जो भी एक एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके लिए, तो 1 वर्ष के स्थान पर अब उसको 10 वर्ष कर दिया गया। पहले क्या होता था कि भाई आप गए, आपको हर साल लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता था, अब उसको भाई कर दिया गया आप 10 साल में एक बार कर लो और 10 साल बाद आप उसको रिन्यू करवाएंगे। आगे देखते हैं, आगे जो कहा है कि भाई जो मजदूरों की जो काम करने की जो अवधि है एक दिन में, उसको पहले 8 घंटे थी, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा विवाद इसी पे हुआ था कि भाई इस तरह से तो आप भाई 12-12 घंटे आप मजदूरों से काम करवाओगे तो भाई वो व्यक्ति की क्या हालत होगी, वैसे ही भाई ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी विवाद और उसका विवाद का मुद्दा रहा, इसमें अपन नहीं जाएंगे। तो आगे चलते हैं। बहरहाल तो अगली जो थी वो थी वाणिज्य और जो दुकानें और वाणिज्य जो संस्थाएं हैं उनको खोलने के लिए समय भी दे दिया गया कि भाई आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अपनी दुकान या जो भी संस्था है उसको खोल के रख सकते हो। फिर एक और सुधार किया गया कि जो नए स्थापित कारखाने हैं उनको भाई छूट दे दी श्रम कानून से कि भाई आप कुछ मतलब 1000 दिवस मतलब आप समझ लीजिए लगभग आपके हो गए ये 3 साल से ज़्यादा, 3 साल तक आप वही अपने श्रम कानून का आप उल्लंघन भी करते रहें या कुछ भी करते रहें तो भी आपको छूट है।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है, आगे क्या दिया गया है कि जो नए उद्योग स्थापित होंगे उनको श्रम कल्याण मंडल में जो अंशदान दिया जाता है, जो भी उद्योग होते हैं वो अपना एक अंश दान करते हैं श्रम कल्याण मंडल में, तो उनको भी छूट दे दी गई कि जो जितने भी नए उद्योग खुल रहे हैं उनको इसमें अपना श्रम उसमें फंड डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के कुछ जो प्रावधान है उनको सरल कर दिया गया है कि भाई जो औद्योगिक विवाद के तहत जो भी प्रावधान किए गए थे उनको और सरल कर दिए गए। पहले कठोर थे तो उनको सरल कर दिया गया ताकि भाई लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकें। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और अधिनियम है, मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 ये पहले कब लागू होता था? ऐसे उद्योगों पे लागू होता था जो 50 के ऊपर हैं, जिनके पास 50 श्रमिक या 50 काम करने वाले हैं लोग हैं। अब क्या किया है कि जहाँ पे 100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं उस पर ही ये लागू होगा। ठीक है, लेकिन ये सारे तो श्रम के तहत श्रम सुधार किए गए, लेकिन इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो पुराने जो कुछ नियम थे उनको यथावत रखा गया। जैसे कि हम अगर बात करें तो महिला श्रमिकों को जो है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश। ठीक है, 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश, यानी गर्भवती महिला है तो उसको आपको अवकाश 26 सप्ताह का देना ही देना पड़ेगा, और वो भी कैसा? सवेतन, यानी कि उसमें आप उसका वेतन नहीं काट सकते कि भाई आप 26 सप्ताह नहीं आए तो हम आपको वेतन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये प्रावधान बिल्कुल जस का तस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। उसके बाद जो बाल श्रम है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जैसे पहले था वो अभी भी प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते। दूसरी चीज़, फिर श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतन है, महंगाई भत्ता है और साप्ताहिक अवकाश है वो भी मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि भाई जो न्यूनतम वेतन है कि भाई किसी को एक न्यूनतम सीमा के तहत आप वेतन देंगे तो वो देंगे ही देंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप भाई सामने वाले की मजबूरी है तो आप दिन भर उससे काम करवा रहे हो और 150 रुपये देके उसको बोल रहे हो कि ठीक है हो गया तुम्हारा काम। ऐसा नहीं है, एक न्यूनतम वेतन यानी कि इतना वेतन आपको, जो सरकार की नॉर्म्स और सरकार ने जो निर्धारित किए गए हैं, ठीक है कि भाई इतना न्यूनतम वेतन आपको देना है तो वो देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, महंगाई भत्ता जो मिलता है वो देना ही पड़ेगा, उसमें आप कमी नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज़, जो अवकाश जो सप्ताह में उसको एक छुट्टी आपको देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई सुबह से उठा के बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह उसको आप मजदूरी करवाए जा रहे हो। फिर और जो दूसरे नियम हैं, जैसे कि जो श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित है, उनको यथावत रखा गया है। तो ये था बहुत बढ़िया एक लेख, ठीक है, जो एक IAS अधिकारी के द्वारा, भूतपूर्व IAS अधिकारी के द्वारा लिखा गया, ओम प्रकाश जी के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। और जो श्रम कानून और श्रम विभाग से रिलेटेड आपको अगर कोई ऐसे या कुछ लिखने के लिए आता है तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इससे निकाल के लिख सकते हैं। आइए चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अब बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। जी हाँ, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसको मनाया जाता है 7 जून को। अगर इसके आरंभ की हम बात करें तो ये जुलाई 2017 में जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, UN का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, उसकी 40वीं बैठक हुई थी। ठीक है, उसमें एक संकल्प पारित किया गया, संकल्प पारित हुआ। फिर इस संकल्प को दिसंबर 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने समर्थन दिया। फिर दिसंबर 2018 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने फिर ये निर्णय लिया कि हम 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाएंगे। ठीक है, तो 2018 में जब ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई अपन इसको मनाएंगे, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक, इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, यानी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि सभी के लिए है, सभी के लिए ज़रूरी है। आइए अब इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं, आखिर इसको क्यों मनाया जा रहा है। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए, फिर इसके लिए जो जागरूकता है, मतलब सब लोगों को पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा यानी कि भाई मिलावटी आपको खाना नहीं खाना है, दूषित खाना नहीं खाना है, सबको उचित पोषक तत्व हर व्यक्ति को मिले। ठीक है, उसके बारे में जागरूक करना। ठीक है, फिर मिलावटी दूषित खाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे होने वाली जो बीमारी और जो मौतें हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ भी एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, जिसको हम कहें तो जिसको हम कहते हैं FSSAI। ठीक है, तो इसकी भी स्थापना हुई। ठीक है, ये भी यही सारे काम की, दूषित भोजन आपको नहीं लेना है, जहरीला भोजन नहीं लेना है, ठीक है, या इससे होने वाले जो बीमारियां और जो मौतें हैं उसके बारे में लोगों को सचेत करने का ये सारा काम करती है। तो इसकी अगर हम बात करें, इस पर भी हम एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं आखिर, क्योंकि ये भी एक तरह से एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 2008 को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 के तहत, अधिनियम 2006 के तहत
इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये किसके अधीन आता है? अगर हम मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ये मंत्रालय जो है ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये जो है प्राधिकरण आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसने क्या किया, इस FSSAI ने इसने एक इंडेक्स जारी किया। इंडेक्स यानी कि एक सूचकांक इसने जारी किया किसके, स्टेट लेवल यानी राज्य स्तरों पे। तो इसके तहत जो राज्य जो इंडेक्स के तहत जो उसने मानक बनाए, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसने जो मानक तय किए गए वो मानक तय किए गए कि पहले जैसे हम बात करें, पहला था मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन, फिर कार्यक्रम यानी क्रियान्वयन यानी कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अपने स्टेट में। ठीक है, फिर खाद्य जांच अवसंरचना और निगरानी, ये कैसे की जा रही है, जांच वगैरह कैसे की जा रही है आपके स्टेट में कि भाई जो कोई जैसे कोई मिलावटी मिठाइयाँ बेच रहा है, ठीक है, या किसी होटल वगैरह में भाई गंदगी पाई जाती है, तो ये सब जांच वगैरह के लिए आप कैसे आप उसको करवा रहे हैं। ठीक, फिर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जो प्रशिक्षण है और जो क्षमता है, मतलब आप अपनी क्षमता को कैसे निर्मित कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, प्लस आप जो वहाँ आपके काम करने वाले अधिकारी हैं या जो और जो लोग हैं इससे से जुड़े, उनको प्रशिक्षण देने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था वगैरह है। ठीक है, फिर जो अगला है वो है उपभोक्ता का सशक्तिकरण, यानी कि कोई उपभोक्ता है आपके पास, ठीक है, आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई मिलावटी सामान बेच रहा है या जो खाना है वो जहरीला है या एक्सपायरी सामान बेच रहा है या गलत चीज़ बेच रहा है, गंदगी वाला सामान बेच रहा है, तो कोई उपभोक्ता आपके पास आता है या शिकायत करने के लिए आता है, तो उसको आप कैसे उसका आप न्याय करोगे, उसको कैसे आप जस्टिस कर पाओगे, ठीक है, या उसकी शिकायत का कैसे आप समाधान निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये जो FSSAI है, इसने एक और अभियान चलाया, वो था ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस के तहत उन्होंने क्या 7 अलग अलग जगह चुनी, जैसे कुछ स्कूलों को चुना, कॉलेजों को चुना, अस्पतालों को चुना, यूनिवर्सिटीज़ को चुना, संस्थानों को चुना, कार्यस्थलों को चुना, सैनिक और रक्षा प्रस्थानों को चुना, ठीक है, अस्पतालों को चुना। तो ऐसे अलग अलग करके 7 अलग अलग टाइप के परिसरों को चुना और जहाँ पे चुन के एक राइट ईट कैंपस यानी कि भाई आपको अच्छा खाना है, ऐसा यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया गया। चलिए अब हम, तो ये थी पूरी आपकी FSSAI के बारे में बात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अब 5 जून की। 5 जून क्यों खास है, हम सभी जानते हैं। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस के विशेष रूप से इसमें भी इस विशेष दिवस के लिए एक लेख आया है श्री अनिल कुमार शर्मा जी का, जो मध्य प्रदेश के प्रदूषण निवारण मंडल के पूर्व मुख्य अभियंता रह चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या लेख में अपने बारे में क्या जानकारी, माफ़ कीजिएगा, पर्यावरण के संबंध में वो लेख में क्या जानकारी हमको देते हैं। ठीक है, तो बात करें तो 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की एक बैठक हुई। ठीक, अब इस बैठक में मानव बस्ती, मानव स्वास्थ्य, उनके आवास, पर्यावरण तंत्र, इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो इस चर्चा और इस बैठक को यादगार बनाने के लिए उन्होंने भाई कहा कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, तो इस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अब आगे देखते हैं कि भाई इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का। तो इसका जो उद्देश्य है, जो पहला है कि पर्यावरण और उससे जनित समस्याएं, यानी उससे होने वाली जो समस्याएं हैं उनकी तरफ आम आदमी का ध्यान खींचना। फिर है आम आदमी की सतत विकास में साझेदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि हम अगर मैं बात करूं कि जो सतत विकास है उसको भी बढ़ाना है, प्लस उसकी तरफ आम आदमी की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, कि आम आदमी भी इसमें भाग ले। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई सतत विकास क्या है। ये शब्द जो है कई बार आपको लेक्चर्स में आप पहले भी सुनने मिला है और आगे भी आपको सुनने मिलेगा कि सतत विकास का मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा विकास करना है अपन को कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है ये विकास उसके भी काम आए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि भाई अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के लिए हमें कोयला चाहिए, ठीक है, कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अब मान लीजिए हमने पूरा कोयला और पूरा पेट्रोल हमने अपने विकास के चक्कर में खर्चा कर दिया। अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या मिलेगा? भाई उसको भी तो पेट्रोल चाहिए, उसको भी तो कोयला चाहिए, ठीक है। अब आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को हमने पूरा कोयला और पेट्रोल जला लिया तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, पर्यावरण खराब हो जाएगा। पर्यावरण भी हमने खराब कर दिया, प्लस आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जो ऊर्जा के लिए जो नीड्स है या ऊर्जा के लिए उसके लिए हमने कोई साधन ही नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसा विकास नहीं करना, हमें ऐसा विकास करना है कि भाई हमारा भी विकास हो, प्लस हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हम इतना ही करें कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका यूज़ कर पाए, वो भी उसका उपयोग कर पाए, वो भी उसका उपभोग कर पाए। तो ये कहलाता है सतत विकास, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये सतत विकास समझ में आ गया होगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पर्यावरण के प्रति आम आदमी की सोच में परिवर्तन लाकर संरक्षण के प्रति उनकी रुचि में जागरूक करना तथा पर्यावरण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका मतलब है, जैसे भाई सीधे शब्दों में कहें तो भाई लोगों को जागरूक करना कि भाई पेड़ लगाओ, बिना वजह इनको मत काटो, जल बचाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन मत करो, पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो, ठीक है, और पर्यावरण की रक्षा के लिए भाई आप मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे काम है वो सब करो। तो ये सारे काम अपन को करने हैं। फिर अगला जो है वो है विभिन्न देशों और उनके निवासियों के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करना, ताकि पर्यावरण के प्रति वो सचेत रहें तथा आपसी हित सुरक्षित तथा विकासपोषी पर्यावरण का निर्माण कर सकें। तो मेरा मानना है कि अगर कहीं आपको विश्व पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप लिखेंगे तो निसंदेह आपको कहीं अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए अब देखते हैं 2020 जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो उसकी जो थीम थी, उसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी जैव विविधता। और अगर हम बात करें 2019 की जो थीम थी वो थी वायु प्रदूषण। हवा आने दे एक गाना भी सरकार ने चालू किया था, आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं है तो आप एक बार गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी वो गाना है, ठीक है, अक्षय कुमार वगैरह जी थे उसमें, हवा आने दे टाइटल से, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको लाभ पहुँचाएगी। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, आपको ऐसा पसंद नहीं आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। मैं आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का, आपके सलाह का बिल्कुल स्वागत करता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे दे सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, बहुत ज़रूरी है, तो ही घर से बाहर निकलिए, पर्यावरण को बचाएं और अपनों का ख्याल रखें।